हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी आईक्यू जीके। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 11। यानी कि हम जो 2023 की करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 2400 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उसी का पार्ट नंबर 11 आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को इंक्लूड किया है। देखिए, इस पूरी प्लेलिस्ट के माध्यम से जो भी आपकी 24 वीडियोज़ ही होंगी, इनसे आपका पूरा 2023 का जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगी, जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए, अभी आपसे पूछा है कि जो 72 मिस यूनिवर्स बनी है फ़िलहाल में, ये कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा कि 72वीं मिस यूनिवर्स ये अभी बनी है कौन? सेनेस पलासियोस। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। बेसिकली ये रहने वाली है निकारागुआ की, और ये निकारागुआ की पहली महिला मिस यूनिवर्स बनी है। तो ध्यान रखिएगा, 72वीं मिस यूनिवर्स तो ये बनी है सेनेस पलासियोस। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि निकारागुआ की रहने वाली है, और 72वीं मिस यूनिवर्स का टाइटल ये इन्होंने अपने नाम किया है, और निकारागुआ की पहली महिला है जिन्हें मिस यूनिवर्स का ताज ये मिला है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट सॉन्ग उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है? तो देखिए, बुकर पुरस्कार यानी कि बुकर प्राइज 2023 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, और प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इस बार का जो बुकर पुरस्कार है ये मिला है पॉल लिंच को। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि पॉल लिंच इन्हें मिला है 2023 का बुकर पुरस्कार, इनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। अब देखिए, रहने वाले कहाँ के थे? तो ये आयरिश लेखक थे जिन्हें अभी मिला है बुकर पुरस्कार 2023। और ये समारोह ये हो कहाँ पर रहे थे? तो ध्यान रखिएगा, ये जो समारोह है ये 26 नवंबर 2023 को लंदन में ये समारोह हुआ है, और आयरिश लेखक है पॉल लिंच, जिन्हें इस बार का पैगंबर सॉन्ग के लिए ये पुरस्कार मिला है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? यानी कि फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने अभी होमोसेक्सुअल मैरिज को ये रजिस्टर्ड किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला साउथ एशियन कंट्री है, और इसका नाम है नेपाल, जिसने अपने देश में समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, नेपाल ने क्या किया है कि 29 नवंबर 2023 को औपचारिक रूप से यानी कि ऑफिशियल तरीके से समलैंगिक विवाह का ये पहला मामला पंजीकरण इसका किया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया है। और ऐसा करने वाला ये दक्षिण एशियाई देश बन गया, यानी कि पहला ये साउथ एशियन कंट्री बन गया है जिसने अपने देश में समलैंगिक विवाह को ये रजिस्टर्ड किया है नेपाल ने। तो जान लेते हैं इसके बारे में, जिसकी राजधानी है काठमांडू। अगर हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की, तो ये है रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री तो ये है पुष्प कमल दहल, और यहाँ की मुद्रा तो ये है नेपाली रुपया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28, जिसको हम शॉर्ट में भी कहते हैं COP 28 यानी कि COP 28, इसका आयोजन ये कहाँ पर हो रहा है? तो देखिए, COP 28 की बात करें यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 नंबर की, तो ये हो रही है UAE दुबई में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। बेसिकली अभी भी ये चल ही रही है, 12 दिसंबर तक ये होनी है, और COP 28 का आयोजन इस बार का ये हो रहा है कहाँ पर? दुबई, कहाँ पर? UAE में। अब देखिए, यूएन क्लाइमेट समिट जो है ये हर साल होती है, जैसे कि यहाँ पर COP 1 COP 2 इस तरीके से चलती है, और इस बार ये COP 28 है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ नंबर 28। और हर साल इसका आयोजन होता है, और इसमें बेसिकली जो सरकारें हैं, अलग अलग देश के लीडर्स आते हैं, और उसमें वैश्विक तापमान वृद्धि यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इन मुद्दों पर वो बैठकर बात करते हैं, और आगे की जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको ये प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, COP का मतलब मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और अगर हम बात करें COP की, तो देखिए ये UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है,
और इसका गठन ये 1994 में हुआ था। जैसे कि अभी ये COP28 है, तो वैसे ही COP1 की बात करें तो ये जर्मनी में हुआ था साल 1995 में, और भारत में इसका आयोजन पहली बार ये हुआ था COP नंबर जो 8 थी वो वाला 2002 में। और अभी COP28 ये हो रही है कहाँ पर, UAE दुबई में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट की है कि जो अगला समिट है COP वो इंडिया में कब होगा, तो कौन से नंबर का है और कब होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और COP का लक्ष्य होता है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, एंड्रे राजोएलिना ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो देखिए अगर हम बात करें एंड्रे राजोएलिना की, तो ये अभी हाल ही में चुने गए हैं मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि एंड्रे राजोएलिना ये बने हैं कहाँ के राष्ट्रपति, तो ये बने हैं मेडागास्कर के राष्ट्रपति। हालांकि इनका इलेक्शन हुआ है, यानी कि रीइलेक्ट हुए हैं, पहले भी यहाँ के राष्ट्रपति थे और अभी वापस से ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति बन गए हैं। देखिए मेडागास्कर की बात करें तो ये मेडागास्कर गणराज्य अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप देश है, और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर ये कौन सा, एंटानानारिवो। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कोई भी कंट्री अगर न्यूज़ में आती है तो बेसिकली आपको उसकी करेंसी और उसकी कैपिटल दोनों पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी करंट में कंट्रीज़ रहती हैं उनके आपसे कैपिटल और करेंसी जो है वो पूछ ली जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है। तो देखिए 37वें नंबर के जो नेशनल गेम्स थे उसमें बेस्ट मेल एथलीट ये चुने गए हैं कौन, श्री हरि नटराज। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। बेसिकली कर्नाटका टीम के तैराक हैं ये, और इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में चुना गया है 37वें नेशनल गेम्स में। ठीक है, और इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है, तो देखिए इन्होंने जो ये नेशनल गेम्स हुए थे इसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल ये अपने नाम किया है। और ये जो ट्रॉफी है इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ये दी है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष जिनका नाम है PT ऊषा, उन्होंने इन्हें ये ट्रॉफी दी है। जो 37वें खेल हुए थे, ठीक है, इसका शुभंकर आपको ध्यान रखना है ये है मोगा, और होस्ट सिटी भी आपको ध्यान रखनी है, ये हुए थे कहाँ पर, गोवा में। आगे कब होंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 37वें नेशनल गेम्स जो हुए थे गोवा में, शुभंकर था जिसका मोगा, तो उसमें बेस्ट पुरुष एथलीट या आप कहीं बेस्ट मेल एथलीट इसका जो खिताब मिला है ये किसे मिला है, श्री हरि नटराज को। अगला क्वेश्चन है आपका, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा। तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल की बात हुई है, यानी कि 38वें नेशनल गेम्स, तो इनका आयोजन ये होगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए 37वां मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर हुआ था, गोवा में, जिसका शुभंकर या फिर मस्कट आप कहें तो ये था क्या, मोगा। और 38वें नंबर की बात करें तो ये हो रहे हैं उत्तराखंड में। इसका मस्कट भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि 38वें राष्ट्रीय खेल ये हो रहे हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में। अब देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी है 2, कौन कौन सी, एक है आपकी देहरादून जो इसकी विंटर कैपिटल है यानी कि शीतकालीन राजधानी। गैरसेन की बात करें तो ये इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल तो ये है गुरमीत सिंह। ये जो बैठक हुई थी तो ये उषा की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ की इस बैठक में ये तय किया गया कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं ये कहाँ पर होंगे, ये होंगे उत्तराखंड में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन ये कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए नंबा कंबाला प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए नंबा कंबाला प्रतियोगिता की बात करें तो ये बेसिकली एक बफेलो रेसिंग है, यानी कि भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है, और कहाँ पर हो रही है, बेंगलुरु में। ये रहा कि कंबाला जो है वो लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता है, और इसका जो आयोजन है ये हुआ है बेंगलुरु में। कब से कब तक, 25 और 26 नवंबर को इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन तुलुकुटा बेंगलुरु के द्वारा किया गया, और यह शहर के केंद्र में कंबाला की शुरुआत का प्रतीक है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए, क्रिस्टोफर लक्सन की बात करें तो इन्होंने अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि क्रिस्टोफर लक्सन इन्होंने अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखिए, पहले यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे क्रिप्स हिप्किंस, और इनकी जगह अब ले ली है क्रिस्टोफर लक्सन ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर ये किस नाम से लॉन्च किया गया है। तो देखिए, पैरा गेम्स की बात करें यानी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, तो ये पहली बार हो रहा है भारत में, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो शुभंकर है यानी कि मस्कट, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है उज्ज्वला। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसका आयोजन ये पहली बार कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में मस्कट, तो ये ध्यान रखना है उज्ज्वला। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2023 ये कहाँ मनाया जाएगा। तो देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें, काफ़ी फेमस ये फेस्टिवल है और इसका आयोजन ये होगा कहाँ पर? ये होगा आपका नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 1 से लेके 10 दिसंबर तक ये चलेगा कहाँ पर? नागालैंड में। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये फेस्टिवल है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है कहाँ पर? नागालैंड में, 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में। अब देखिए, नागालैंड में एक सांस्कृतिक उत्सव है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच में इसको हम मनाते हैं और इसमें आपको नागालैंड की संस्कृति ये देखने के लिए मिलेगी और तरह तरह के जो नागा पकवान हैं, वहाँ के लोक नृत्य, कहानियाँ इस फेस्टिवल का ये खास हिस्सा होती है। नागालैंड की बात करें तो राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री तो यह है नेफ्यू रियो और राज्यपाल तो यह है श्री एल गणेशन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किसने 47 वर्ष के बाद में डेविस कप 2023 का खिताब ये अपने नाम किया है। तो देखिए, डेविस कप की बात करें तो इससे मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि जो डेविस कप होता है ये बेसिकली जो पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट होता है उसके लिए ट्रॉफी होती है या आप कहें कप होता है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए टेनिस में अगर कोई कप या ट्रॉफी है तो वो है आपकी बिली जीन कप। तो इस बार का जो डेविस कप है जो पुरुषों के लिए होता है वो किसने जीता है? वो जीता है इटली की टीम ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे और 47 साल के बाद ये कप इन्होंने अपने नाम किया है। अब देखिए, डेविस कप मैं आपको बता चुकी हूँ और साथ ही में आपको जो बिली जीन कप है इसके बारे में भी ध्यान रखना है। इस बार का ये खिताब अपने नाम किया है कनाडा ने। ठीक है, तो डेविस कप ये जीता है इटली ने 47 वर्षों के बाद में। तो देखिए, इटली ने 47 वर्षों के बाद में डेविस कप ये अपने नाम किया है और 123 साल पुराने इस टूर्नामेंट में इटली जो है वो दूसरी बार चैंपियन बना है। इससे पहले साल 1976 में इसने चिली को हराया था और डेविस कप अपने नाम किया था और अब 2023 में दूसरी बार ये चैंपियन बना है। इटली की बात करें, राजधानी है रोम, मुद्रा है लीरा और प्रधानमंत्री तो ये है जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए तो ये चुने गए हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये एक जेवलिन थ्रोवर है, काफ़ी नाम इन्होंने भारत का किया है पूरे विश्व भर में, ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैम्पियन और काफ़ी सारे इन्होंने जो है खिताब अपने नाम किए हैं और बेसिकली हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं और गेम है इनका कौन सा? जेवलिन थ्रोवर। ठीक है, तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर तो चुने गए हैं कौन? नीरज चोपड़ा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि IFFI के समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, IFFI की बात करें यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसका समापन हो चुका है और इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है किसको? माइकल डगलस को। ऑप्शन नंबर डी। और हर साल जो इसका आयोजन है ये होता है कहाँ पर? गोवा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें माइकल डगलस की तो बेसिकली ये जो हैं ये हॉलीवुड अभिनेता हैं और साथ ही में निर्माता हैं। ठीक है, और इन्हें इस बार का ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय
तो ये बने हैं वीर दास। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं वीर दास और ये बने हैं पहले भारतीय जिन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड ये मिला है। ठीक है, पेशी सिंह ये क्या है, तो ये अभिनेता और कॉमिक है, मतलब कॉमेडियन है। कौन है, वीरदास, और इन्हें इनकी नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए ये अवार्ड इन्हें मिला है। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन चुके हैं, ये भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और 51वें नंबर का जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हैं ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का ये दूसरा घर बनेगा। तो देखिए, एशियाटिक लॉयंस की बात करें तो ये भारत में देखने के लिए मिलते हैं और बेसिकली भारत में जो गुजरात है और गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पर ये देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, गिर से आप याद रखेंगे कहाँ पर है, गुजरात में। और ये किसका घर है, तो ये घर है एशियाटिक लॉयंस का, यानी कि एशियाई शेरों का। और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा बर्डन आ चुका है, एक जगह सब नहीं मतलब रह सकते हैं, तो इसीलिए दूसरा ये घर बनेगा किसका, एशियाटिक लॉयंस का। और ये कहाँ पर बनेगा, तो अगेन ये बनेगा गुजरात में और इसका नाम होगा वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य ये एशियाई शेरों का ये दूसरा घर बनने जा रहा है और गुजरात वन विभाग ने जो प्रोजेक्ट लॉयन है इसके हिस्से में ये शेरों का दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया है। ये कर रहा है गुजरात। तो जान लेते हैं गुजरात के बारे में। राजधानी है इसकी गांधीनगर, मुख्यमंत्री तो ये है भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल तो ये है आचार्य देवव्रत। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं कौन, रजत कुमार जैन। ऑप्शन नंबर ए। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी 2017 में, मुख्यालय तो ये इसका महाराष्ट्र में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए, भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह ये लॉन्च करने की घोषणा की है। तो निसार उपग्रह की बात करें तो इसको जो लॉन्च कर रहा है ये भारत और साथ ही में अमेरिका ये साथ में मिलकर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो निसार उपग्रह के बारे में भी हम जानेंगे कि ये किस लिए होता है। तो पहले आप जानिए कि ये भारत और अमेरिका साथ में इस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा इसने की है। अब देखिए, भारत और अमेरिका ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार ये फुल फॉर्म है किसकी, निसार की। तो इस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि जो निसार अभी हाल ही में चर्चा में देखा गया तो इसमें एस का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इसकी जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखनी है। और नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर की बात करें तो ये उपग्रह जो है वो ये एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए, नासा और इसरो ये साथ में है तो नासा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो नासा जो है ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना ये हुई थी इसकी 1958 में और मुख्यालय तो ये है इसका वाशिंगटन डीसी में। इसरो की बात करें तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी है। स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय इसका बेंगलुरु में और अध्यक्ष तो ये हैं एस सोमनाथ। और अभी इसरो काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसने आदित्य L1, चंद्रयान 3 और साथ ही में गगनयान का टेस्टिंग रॉकेट भी लॉन्च किया था। तो इसलिए आपको इसरो के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हालांकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इन सभी के ऊपर वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। आप सिंपली टाइप कीजिएगा चंद्रयान 3 बाय रवि सर या फिर आदित्य L1 मिशन बाय रवि सर, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज ये कौन थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जिनका अभी निधन हुआ है और इनका नाम था फातिमा बीबी। देखिए, स्टैटिक पोर्शन में आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो ये थी फातिमा बीबी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर है फातिमा बीबी जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी और इनका निधन हो गया है। अब थोड़ा जान लेते हैं हम फातिमा बीबी के बारे में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस थी फातिमा बीबी और 96 ईयर में इनका जो है वो कोल्लम में निधन हो गया।
और ये देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे फैक्ट कि पहली मुस्लिम महिला भी यही थी, और ओवरऑल पहली महिला जज जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये भी यही थी। इन्होंने केरल में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरुआत किया और 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश ये बनी थी। उन्होंने 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला जज बनकर ये अपने नाम इतिहास रचा था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये नियुक्त हुए हैं सौरभ गांगुली। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, सौरभ गांगुली की बात करें तो ये क्रिकेटर है और इन्हें अभी बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इन्होंने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया है। बंगाल ने किया है तो जान लेते हैं बंगाल के बारे में। राजधानी है इसकी कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल तो ये है सीवी आनंद बोस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नए मेंटर के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मेंटर ये चुने गए हैं कौन, गौतम गंभीर। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, IPL 24 के लिए जो है ऑक्शन ये स्टार्ट हो चुके हैं और इसी में KKR टीम ने अपने नए मेंटर के रूप में चुना है किसे, गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर की बात करें तो ये पूर्व भारतीय बल्लेबाज है और साथ ही में KKR के भी ये बल्लेबाज रह चुके हैं और KKR ने 2 बार जो है ये IPL की ट्रॉफी अपने नाम की है और दोनों बार जो कैप्टन थे ये कौन थे, गौतम गंभीर थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर एक कौन सा तूफान बांग्लादेश के तट से टकराया। तो देखिए, अभी आपने देखा होगा कई सारे जो तूफान है, साइक्लोन है, ये टकरा रहे हैं। तो इसी में जो मिडहली नाम से जो तूफान है ये अभी बांग्लादेश के तट से टकराया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया है, तो इसका नामकरण ये किया है मालदीव कंट्री ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, बांग्लादेश के तट से टकराया है जिसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति है शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री तो ये है शेख हसीना। अब देखिए, ये जो नामकरण किया ये किया है मालदीव ने, और नामकरण के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक 13x13 की मैट्रिक्स होती है जिसमें अलग अलग देश जो है वो अपने नाम कुछ सजेस्ट करते हैं। जैसे कि बांग्लादेश, ईरान, भारत, म्यांमार, मालदीव, ऐसे कुछ 13 कंट्रीज़ होती हैं, वो अपने हिसाब से 13 नाम यहाँ पर सजेस्ट करती है। अब अगर एक बार ये नाम दे दिया किसी भी तूफ़ान को तो अगली बार ये देश ये वाला नाम सपोज करे मतलब सजेस्ट करेगा, अगली बार फिर ये वाला देश इस नाम को सजेस्ट करेगा। जब ये पूरे 13 देश कंप्लीट हो जाएंगे तो वापस से जो है बांग्लादेश इस लिस्ट में आई थिंक बांग्लादेश पहले नंबर पर है, तो ये फिर से सजेस्ट करेगा नाम। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी मैट्रिक्स होती है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो नाम दिया है वो दिया है मालदीव ने और इसका नाम है मिडहली, जो कि बांग्लादेश के तट से टकराया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि भारतीय नौसेना ने किस नाम से अपनी चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज ये लॉन्च किया है। तो ये किया है INS अमीनी के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो INS अमीनी है ये भारतीय नौसेना ने अपनी चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज को लॉन्च किया है। अब ये लॉन्च किया भारतीय नौसेना ने, तो जान लेते हैं स्थापना ये हुई थी 1950 में। मुख्यालय तो ये है दिल्ली में और प्रमुख तो ये है R हरि कुमार। निर्माता की बात करें तो ये है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 ये दिए जाने के लिए किसे चुना है। तो देखिए, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो इसके लिए चुने हैं कौन, सुरेश वाडकर। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, सुरेश वाडकर की बात करें तो गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार ये इन्हें देने की घोषणा की गई है और ये पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी ये हैं। सुरेश वाडकर को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि मालदीव के 8वें राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद म्यूज्जू, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व ये किसने किया। तो ये किया है किसने, किरण रिजिजू ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
अब देखिए हुसैन मोहम्मद लतीफ़ ने भी मालदीव के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो देखिए उपराष्ट्रपति भी चुने गए हैं और साथ में राष्ट्रपति भी चुने गए हैं। राष्ट्रपति है मोहम्मद म्यूज्जो और उपराष्ट्रपति तो ये है मोहम्मद लतीफ़। ठीक है, और इसमें जो समारोह में शामिल हुए हैं ये हुए हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू। अगर हम बात करें किसकी, मालदीव की, तो राजधानी है माले, मुद्रा है मालदीवी रुपया और राष्ट्रपति अभी मैंने डिस्कस किया ये बने हैं मोहम्मद म्यूज्जो। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि किस कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर ये घोषित किया है, तो ये घोषित किया है हेल्यूसिनेट को। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, तो देखिए वर्ल्ड कप ये भारत ने होस्ट किया था 2023 के लिए। विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया और इसमें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ये चुने गए हैं ट्रेविस हेड। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर 21 नवंबर 2023 को कहाँ पर AIFF फीफा अकेडमी ये लॉन्च किया जाएगा, तो देखिए फीफा अकेडमी की बात करें तो ये लॉन्च किया जाएगा भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। AIFF फीफा अकेडमी 21 नवंबर को भुवनेश्वर में लॉन्च की गई है। कहाँ पर, उड़ीसा में भुवनेश्वर में। उद्घाटन ये किया है इसका आर्सन वेंगर ने जो कि महान फुटबॉलर कोच है। AIFF की बात करें स्थापना हुई थी 1937 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है इसके वर्तमान में कौन, कल्याण चौबे। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, चर्चा में रही बुक कश्मीर 3 द पार्टीशन ट्रायलॉजी के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं कौन, मनरीत सोडी सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर वर्ल्ड कप 2023 से किसने जीता है, तो देखिए वर्ल्ड कप 2023 ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच था, तो वर्ल्ड कप 2023 ये खिताब जीत लिया था किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आयोजन अगर हम इसकी बात करें तो ये हुए थे कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में। संस्करण तो ये था इसका 13वां। आयोजन होता है ICC के द्वारा। तो ICC की बात करें, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है दुबई UAE में और यहीं पर COP28 ये हो रहा है इस साल का। अध्यक्ष की बात करें तो यह ग्रेग बार्कले। और इसी तरीके से आप रिलेट करके पढ़ोगे चीज़ों को तो करंट अफेयर आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा कि इस बार की विजेता टीम ये है ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ये किसे मिला, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये बने हैं विराट कोहली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किस राज्य में किया जा रहा है, तो देखिए अगर हम बात करें 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तो इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर, गोवा में। और हर बार ये होता है कहाँ पर, गोवा में। तो ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए 54वां ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में हुआ है गोवा में। गोवा की बात कर लेते हैं, राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल तो ये PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व शौचालय दिवस ये कब मनाया गया है, तो देखिए विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो ये भी मना है कब, 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए वर्ल्ड टॉयलेट डे की बात करें तो इसका उद्देश्य बेसिकली क्या होता है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना ताकि वो जो शौचालय है उसका प्रयोग कर सके। और गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि खुले में मतलब जो ओपनटिफिकेशन है वो ना हो और जो है हर किसी फैमिली में, हर किसी घर में जो है वो शौचालय ज़रूर हो ताकि वो बाहर जो है वो शौच ना करें और अपने देश को वो जो है साफ और अच्छा रख सके। ठीक है, और इस बार की थीम आपको ध्यान रखनी है, ये है त्वरित परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो इसको याद ज़रूर रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के बेली ब्रिज का निर्माण कार्य ये पूरा किया है, तो ये किया है सिक्किम ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए भारतीय सेना के जवान और सीमा सड़क संगठन की सहायता से सिक्किम के चुंगथांग में तिस्ता नदी पर ये बेली ब्रिज पूरा कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम बेली ब्रिज सिक्किम और भारतीय सेना के बीच में BRO के साथ में। ठीक है, सिक्किम की बात करें राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल तो यह है लक्ष्मण आचार्य। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा,
एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप ये लॉन्च करेगी? तो देखिए योनो ग्लोबल ऐप ये लॉन्च करेगी एसबीआई अमेरिका और साथ ही में सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए एसबीआई की बात करें अगर हम, तो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन तो ये है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुई है कौन? माधुरी दीक्षित। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए जो माधुरी दीक्षित है ने भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा के विशेष पहचान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है व्रज प्रहार अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो व्रज प्रहार एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और यूएसए के बीच में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारत और यूएसए के बीच में आयोजित किए जाने वाले विशेष सैन्य एक्सरसाइज व्रज प्रहार के 14वें संस्करण का आयोजन ये उमरोई मेघालय में किया गया। और व्रज प्रहार एक्सरसाइज भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज है और पहला संस्करण ये 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी कंट्री थी? तो ये थी आपकी यूएसए। अगेन ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यूनिकॉर्न की अगर हम बात करें तो देखिए यूनिकॉर्न ऐसा स्टार्टअप आप कहें जिसकी वैल्यूएशन जो है वो $1 अरब यानी कि करीब 8200 करोड़ डॉलर 8200 करोड़ रुपए से अगर ज़्यादा हो जाती है तो उस कंपनी या उस स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू ये लगेगा? तो ये लगेगा विराट कोहली का। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए विराट कोहली ने अभी जो वर्ल्ड कप चले थे ये आईसीसी वर्ल्ड कप जिसमें विजेता टीम थी कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें इन्होंने काफ़ी सारी उपलब्धि हासिल की है जिसमें इन्होंने अपनी 50 सेंचुरी ये पूरी करी है और सचिन तेंदुलकर जी के रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया है। तो इसीलिए इनके इस उपलब्धि के लिए जयपुर में जो वैक्स म्यूजियम है इनका वहाँ पर एक स्टैचू लगेगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किए गए मंथली न्यूज़लेटर को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसने सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल नामक एक मंथली न्यूज़लेटर लॉन्च किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज के तरीकों जो सुनवाई चलती है वो और साथ ही में उपलब्धियां ये लोगों तक पहुंचाने के लिए एक न्यूज़लेटर लॉन्च किया है जिसका नाम ये रखा है सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। अगर हम बात करें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये है DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के हमारे देश की CJI हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री तो ये बने हैं ल्यूक फ्रेडन। ऑप्शन नंबर बी ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए लग्जमबर्ग की बात अगर हम करें तो राजधानी है लग्जमबर्ग और मुद्रा तो ये है यूरो और ये एक यूरोपियन कंट्री भी आप ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आए ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ इन्होंने कई सारे जो कारनामे हैं कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जैसे कि ICC वर्ल्ड कप वनडे में सबसे ज़्यादा 4 बार 5 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी ये बने हैं। साथ ही में वनडे में सबसे ज़्यादा 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी कौन बने हैं? मोहम्मद शमी ही बने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा विश्व बाल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 20 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए कोई भी दिवस जब आता है तो उसकी थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम आपको ध्यान रखनी है लड़कियों के लिए अधिकार में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। और 20 साल को अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये बात हुई है विश्व की, लेकिन अगर हम बात करें भारत की तो भारत में हम बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हमारी 2 PDF इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दोनों ही PDF आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें करंट अफेयर आपका लास्ट 10 महीने का पूरा कंपाइल करके हमने दिया हुआ है। साथ ही में पॉलिटी की PDF है जिसमें आपका पूरी पॉलिटी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो दोनों ही PDF को आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन 2 PDF के अलावा काफ़ी सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल ये देखने के लिए मिल जाएगा।
वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। अब वापस से आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर, और अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ये जीता है। तो ये अभी जीता है किसने? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो राजधानी तो ये है इसके लखनऊ। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तो ये हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल यानी कि गवर्नर की बात करें तो ये है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और इसके बाद याद रखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट भी यहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। देश की पहली मुख्यमंत्री सुचिता करपलानी, वो भी यहीं से बिलोंग करती थी और यहाँ की मुख्यमंत्री रही थी। और इसके अलावा पहली गवर्नर जो सरोजनी नायडू थी, वो भी आपको कहाँ की देखने के लिए मिलेंगी? यूपी की ही देखने के लिए मिलेंगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक के पोर्शन से आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अभी इसने जो है गंगा डॉल्फिन को अपना जो है राजकीय एक कहें स्टेट फिश या स्टेट जलीय जीव ये घोषित किया है। किसको? गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यूपी से ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है विश्व मत्स्य पालन दिवस हम हर साल ये कब मनाते हैं? तो ये मनता है 21 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, मत्स्य पालन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मत्स्य पालन पर निर्भर लोगों की आजीविका का समर्थन करने के लिए हर साल 21 नवंबर को हम मत्स्य दिवस ये हम मनाते हैं। थीम आपको ध्यान रखनी है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना, यानी कि सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है IRCTC के मदद के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें, भारतीय रेलवे ने IRCTC के सहयोग से भारतीय गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत ये देखने के लिए आपको मिलेगी। और देखो, अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पहल को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, फिर किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हुए हैं सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, प्रसिद्ध लेखक है सलमान रश्दी, इन्हें पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत और किस देश के बीच में दूसरी 2+2 वार्ता ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो देखिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो पहली 2+2 वार्ता है ये भारत और अमेरिका के बीच में हो चुकी है, और अब दूसरी जो 2+2 वार्ता है या 2+2 डायलॉग है ये हुआ है किस किस के बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 2+2 वार्ता में क्या होता है कि दोनों देश के जो रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं ये आपस में बैठ के इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। और ये जो दूसरी बैठक है ये हुई है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। पर कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब इसमें आप जानेंगे कि क्वाड देश जो होते हैं उनके बीच में ये होती है भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। हुई है दूसरी ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री तो ये एंथोनी अल्बनीज़ है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अन संक्रिया का निधन हो गया, वो किस पार्टी के संस्थापक थे? तो ये संस्थापक थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्य, इनका निधन हो गया और इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना की थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा? तो ऑस्ट्रा हिंद की बात करें, नाम से पता चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसका आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच में किया जा रहा है। दूसरा संस्करण है इसका पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये किया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और प्रधानमंत्री तो ये एंथोनी अल्बनीज़ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, किस राज्य या फिर यूटी के केसर को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया? तो ये दिया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा GI टैग ये दिया गया। केसर की प्रसिद्ध सबसे महंगी वैरायटी को कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, और ये किश्तवाड़ जिले की प्रमुख नकदी फसल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसको COP28 के नाम से जानते हैं, कहाँ हुआ? तो ये हो रहा है UAE में। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर स्टार्टअप्स के लिए भारत के पहले इंक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म को या फिर अनावरण ये किसके द्वारा किया गया? तो ये अनावरण किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, स्टार्टअप्स के लिए IIT मद्रास के द्वारा भारत के पहले इंक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप चयन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए भारत के विविध इंक्यूबेटरों और एक्सीलेटर पर जानकारी को समेकित करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत ये किस राज्य में की गई? तो ये की गई है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में नए भारत के लिए नई शिक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान ये शुरू किया। आयोजन तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संबलपुर के द्वारा किया जा रहा है। उड़ीसा की बात करें, राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक और राज्यपाल तो यह है रघुबर दास। अगला आपका क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन ये किस देश में किया गया? तो ये किया गया है UAE में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। देखिए, आगामी जो COP28 सम्मेलन हो रहा है या चल रहा है, इसके बड़े कदम या पहल के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और ये अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है और इसमें 2 लाख घरों के लिए पर्याप्त बिजली पैदा ये करेगा। UAE की बात करें, राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है इसकी दिरहम, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति तो यह है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये जीती है? तो देखिए, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये अपने नाम की है मैक्स वेस्टैपन ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ATP फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब ये किसने अपने नाम किया? तो ATP फाइनल्स में जो 7वीं बार रिकॉर्ड है ये अपने नाम किसने किया है? तो ये किया है नवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सर्बियाई नोवाक जोकोविच ने इतालवी खिलाड़ी जानिक सिनर को हरा दिया और 7वां ATP फाइनल ये अपने नाम किया है। और इसी के साथ इन्होंने जो है रोजर फेडरर का जो रिकॉर्ड है 6 ATP फाइनल जीतने का, ये इन्होंने तोड़ दिया और इसके साथ साथ इन्होंने अपना 7वां ATP फाइनल्स ये जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये मैंने आपको साथ डिस्कस किया था, ये कहाँ पर होंगे? नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो शुभंकर है या मस्कट ये भी लॉन्च हो चुका है, ये क्या है? उज्ज्वला। ठीक है, और ये अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 से लेकर 17 दिसंबर तक ये आयोजित होने वाली खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की घोषणा ये इन्होंने की है। फिर है प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा ये दिया गया? तो ये दिया गया अभी गुजरात सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि घोल मछली इसको राजकीय मछली का दर्जा ये दिया है किसने? गुजरात ने। इसी के साथ मैंने गंगा डॉल्फिन के बारे में भी आपको बताया था। तो ये यूपी ने अपना राजकीय मछली इसको घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को, किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। अब देखिए, ये क्या है? गुजरात में। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल तो ये आचार्य देवव्रत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल शहफुद्दीन। ऑप्शन नंबर जो डी है वो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है? तो सतलज में दुर्लभ धातु की खोज ये की है IIT रोपड़ ने। ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए, IIT रोपड़ ने इसकी खोज की है पंजाब में सतलुज नदी के रेत में और इसका नाम रखा है क्या? टेंटलम। तो नाम भी आपको ध्यान रखना है इसका, और IIT रोपड़ के द्वारा इसकी ये खोज की गई है। इसका उद्देश्य आपको इसका यूज़ आपको ध्यान रखना है, ये है इलेक्ट्रॉनिक घटकों, कैपेसिटर, उच्च शक्ति प्रतिरोधक, मिश्र धातु, उच्च अपवर्तक सूचकांक, ग्लास, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव ये जीता है? तो जोसेफ बोकाई की बात करें तो ये बने हैं लाइबेरिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए जोसेफ जो है ये लाइबेरिया के बने हैं, तो लाइबेरिया जिसकी राजधानी है मोनरोवियो, मुद्रा है लाइबेरिया डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 में पुरुषों का अंडर 19 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होगा? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका आयोजन ये होगा साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर जो सी है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है पुरुषों का ये होगा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसकी 3 राजधानी है, जो कि है केप टाउन जो कि इसकी विधायी राजधानी है। इसके अलावा है इसकी प्रिटोरिया जो इसकी प्रशासनिक राजधानी है, और ब्लॉमफोंटेन जो इसकी न्यायिक राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो ये है रेंट, और राष्ट्रपति तो ये है सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड के सिलखेरा टनल में फंसे 41 मजदूरों को ये जो पारंपरिक तकनीकी से बाहर निकाला है, तो ये निकाला रेड होल माइनिंग से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा। सुरंग के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखिए जो सिलखेरा टनल है ये सिलखेरा और डंडाल गांव के बीच में निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, और ये 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है जो 4 पवित्र हिंदू स्थलों को जोड़ती है। ये सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 134 के यमुनोत्री छोर पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की बात करें तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, और राजधानी तो ये है देहरादून, और साथ ही में गैरसिन जो इसकी समर कैपिटल है। और अगर हम बात करें देहरादून की तो ये इसकी विंटर कैपिटल है। झील की बात करें तो ये रातताल, राकसताल, नैनीताल और मालाताल। फिर दुनिया का 8वां अजूबा ये कौन सा मंदिर बना है? तो दुनिया का 8वां अजूबा ये अभी बना है कौन सा? तो ये बना है अंकोर वाट मंदिर जो कि कहाँ पर है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर ये इटली के पोम्पई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया, और 800 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण ये राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट मंदिर ये बेसिकली भगवान विष्णु को समर्पित था, और लेकिन बाद में इसका नाम इसको जो बेसिकली इसको बौद्ध मंदिर बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO ने वैश्विक मान्यता दी है? तो ये दी है केरल को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन ये हुआ है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा। तेलंगाना की बात करें तो राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तो ये तमिलिसाई सौंदरराजन। देखिए ये तो इनके पहले यहाँ पर जो थे CM और गवर्नर थे, लेकिन अभी इलेक्शन हुए हैं और ये इलेक्शन के बाद में चेंज होंगे, तो ये इसको अपडेट आप कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए तो यही है। लेकिन अभी चुनाव में ये हार गए हैं, तो उसके बाद यहाँ पर नए CM और गवर्नर ये नियुक्त किए जाएंगे। तो तेलंगाना की राजधानी आपको ध्यान रखनी है जो कि है हैदराबाद। फिर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट ये लगाया जाएगा? तो ये लगेगा अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा प्लास्टिक से ईंधन बनाने वाला प्लांट ये अयोध्या में लगाया जाएगा, और इस संयंत्र में रोजाना 20 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए 2 रिएक्टर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल तो ये आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है आपका स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सम्मेलन जो है वो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। उद्देश्य इसका अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना और बायोगैस जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस की स्थापना के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस, या फिर आप कहें विधि दिवस। हम मनाते हैं कब? 26 नवंबर को। देखिए 26 नवंबर साल 1949 में हमारे देश का संविधान ये बनकर तैयार हुआ। हालांकि 1950 में हमने इसको लागू किया था। ठीक है, तो 26 नवंबर को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस, या फिर आप कहें विधि दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका किस देश में आसियान भारत मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये हो रहा है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए कोई भी अगर समिट होता है, कोई भी महोत्सव होता है, तो उसका उद्देश्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि 10 सदस्य समूह के बीच में बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाना और बाजार तैयार करना, यह इस महोत्सव का उद्देश्य है। आसियान की बात करें तो 10 सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूद दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है अफगानिस्तान ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नोहा दिहिंग संगीत मेंढक एक नई खोजी गई प्रजाति है जो किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, दिहिंग मेंढक जो है, दिहिंग संगीत मेंढक, ये एक नई खोजी गई प्रजाति है जो कि आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कमलांग में। और इसका जो नाम है वो वहाँ की नदी के नाम पर ही रखा गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल तो ये है केवल्य त्रिविक्रम परनायक। अगला क्वेश्चन है आप, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसकी जो थीम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो है भूमि, जल और नदियों के साथ में विकास। तो इसकी थीम या विषय ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है भारत की जल क्षेत्र में गतिशील चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों, हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधियों को एकजुट करना। अगला क्वेश्चन है, किसने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो ये आवेदन किया है किसने? पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, पाकिस्तान की ओर से ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है किसने? पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान की नज़र जो है वो 2024 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्यता हासिल करने पर है। ब्रिक्स की बात करें तो मेंबर कंट्रीज है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में ऐड हुआ था साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा? तो ये बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ऑप्शन नंबर ए ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये पूरी तरह से सोलर पावर पर निर्भर रहेगा और ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। फिर एक किस देश के क्रिकेटर हैं इमाद वसीम, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। 27 नवंबर को इनमें से किसकी जयंती मनाई जाती है? तो 27 नवंबर को जयंती मनती है गुरु नानक की। तो गुरु नानक जी की जयंती बनती है 27 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, सिख समुदाय में बेसिकली जो है 10 सिख गुरु हुए हैं। तो उसमें जिन्होंने सिख धर्म के संस्थापक थे कौन? और पहले सिख गुरु, तो उन्हीं के नाम पे हम 27 नवंबर को मनाते हैं जयंती, जिसको हम जानते हैं प्रकाश उत्सव या फिर गुरु पर्व के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण ये किसने किया? तो ये अनावरण किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950। वर्तमान में जो न्यायाधीश है वो है DY चंद्रचूड़ और पहले न्यायाधीश तो ये थे हीरा लाल जी कानिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी मंथली न्यूज़ लेटर को लॉन्च किया, नाम मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। फातिमा बीबी का भी निधन हुआ है, पहली सुप्रीम कोर्ट वुमेन जज थी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एक किस महापुरुष की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को जो है वो नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो ये है साधु TL वासवानी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को 2023 को सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल तो ये आनंदीबेन पटेल। फिर किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो ये अनुमति दी है मलेशिया सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले श्रीलंका ने भी इसकी घोषणा की थी, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने टूरिज्म का हेल्प लिया और फ्री वीज़ा ये प्रोवाइड करने की घोषणा की थी भारत समेत 7 देशों को। और यहाँ पर अगेन जो है वीज़ा मुक्त प्रवेश ये दे रहा है कौन? मलेशिया। अब देखिए, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को 1 महीने देश में वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा दी है और इस बात की घोषणा की है मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। और 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों को वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। मलेशिया की बात करें, राजधानी है कोलालमपुर, प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम और मुद्रा तो यह मलेशियाई रिंगित। अगला क्वेश्चन है आप,
किसे जो है स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीसीटीवी के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं सोनू सूद, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शाहरुख खान की बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान। राजकुमार राव की बात करें तो ये अभी हाल ही में जो है ईसीआई के नेशनल आइकन बने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो एसबीआई के, लेस के और साथ ही में जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 27 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें जो व्यक्ति है ये अपने मृत्यु के बाद में अपने अंगों को दान कर सकता है ताकि किसी और की ज़िंदगी को बचा सके। इसमें जो व्यक्ति है वो अपने हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े इन सभी को दान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो यह गजराज सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर और साथ ही सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क्स वगैरह है ये आपको यहीं देखने के लिए मिलेंगे। और भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। फिर वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये किन्हें प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। तो ऑप्शन नंबर डी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेसिकली जो इनका कार्य था कोविड-19 के दौरान, तो इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर है राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, तो ये बनी है अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। फिर है IPL 2024 के लिए गुजरात टाइटंस के कप्तान, ये देखिए ऑक्शन चल रहे हैं तो उसमें ये गुजरात टाइटंस के कैप्टन ये चुने गए हैं शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश ये कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट भारत में, तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। फिर एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले का जो उद्घाटन है जिसका नाम है बाली यात्रा, इसका आयोजन ये किस राज्य में किया गया? तो ये उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर किस देश में नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया? तो यह न्यूजीलैंड, और यहाँ की भी सरकार बनी है किसकी? क्रिस्टोफर लक्सन की, और उसने ये जो फैसला था ये वापस ले लिया है। न्यूजीलैंड की बात करें, राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर, तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री ये चुने गए अभी क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व एड्स दिवस ये कब मनाते हैं? तो हर साल 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। और थीम आपको ध्यान रखनी है, ये थीम है इसकी इस बार की, लेट्स कम्युनिकेट लीड्स, समुदाय को नेतृत्व करने दें, ठीक है, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर ये कौन चुना गया? तो ये चुना गया ऑथेंटिक, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑथेंटिक की बात अगर हम करें तो इसका मतलब ध्यान रखेंगे प्रमाणिक है, और इसे चुना गया वर्ल्ड ऑफ द ईयर बाई मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। फिर यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी है 3 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। दिल्ली में निर्भया केस के बाद में 2018 में केंद्र ने 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ये स्थापित करने का निर्णय लिया था। अगला आपका क्वेश्चन आएगा कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ये जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है एंडलेस बॉर्डर्स ने, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर लाल ग्रह दिवस ये कब मनाते हैं? तो 28 नवंबर को हम हर साल मनाते हैं लाल ग्रह दिवस, ऑप्शन नंबर बी। किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल ये जारी किया? तो ये क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो बेसिकली है आपका पोर्टल, ये किसी व्यक्ति की रिहाई के न्यायिक आदेशों को तत्काल अनुपालन के लिए जेलों, ट्रायल्स कोर्ट, उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाता है। पोर्टल फास्टर 2.0 लाइव है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देने की अनुमति देता है। और इसमें आप हिंदी संस्करण भी लॉन्च किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी देखे जा सकते हैं।
फिर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ पर स्थापित होगी, तो ये स्थापित होगी कहाँ पर, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए बेंगलुरु की सर्कुलर रेलवे की प्रस्तावित लंबाई ये 287 किलोमीटर है और जो संभावित रूप से चेन्नई के 235.5 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे को पार कर जाएगी, जो इसे भारत के सबसे बड़े उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में से एक बनाती है। फिर 40वीं कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में 40वीं कोस्ट गार्ड कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान के समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और देश की तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, स्थापना हुई थी 1978 में, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है और वर्तमान में जो प्रमुख है वो है राकेश पाल। अगला आपका क्वेश्चन आएगा, भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाते हैं, तो भारतीय नौसेना दिवस ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। देखिए भारतीय नौसेना जो है ये दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को और भारतीय नौसेना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए इसको मनाते हैं। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया और 4 दिसंबर से भारतीय नौसेना ने युद्ध में प्रवेश किया और जीत में अहम रोल अदा किया और इसीलिए हम 4 दिसंबर को मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिस्कस किया आपके साथ सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ में। अब टेस्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है आपका क्वेश्चन कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 कहाँ पर हो रही है, आंसर आप कमेंट में दोगे। और दूसरा है कि 72वीं मिस यूनिवर्स इसका खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा PDF में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप इनको हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर सभी PDF अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।